अमन जब रिया और लोबो के साथ निकला तो उसके मन में पता नहीं कहां से एक विचार ने जन्म लिया और वो अपने आप में सोचते हुए बोला, वो ना हो लोबो को माथुर सर ने रिया मैम की जासूसी के लिए रखा हुआ है। मुझे करणवीर को फोन करके वहां से हटने को कहना होगा, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही सोचते हुए उसने करणवीर को फोन किया और फोन उठने के बाद उसे सचेत करते हुए बोला, मैं और रिया मैम लोबो के साथ अस्पताल की ओर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो अब आप जा सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, उसे देख लीजिएगा। उसने करणवीर को इशारा करते हुए कहा और फोन काट दिया। उसके बाद उसने करणवीर के नंबर पर मैसेज किया, मैं और रिया मैम लोबो के साथ आ रहे हैं, हो सके तो आप वहां से हट जाइए। मैं आपको अस्पताल के दूसरे साइड में मिलता हूं आकर। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोबो करणवीर को देख ले और वहां पर कोई नई समस्या खड़ी हो जाए। थोड़ी ही देर के बाद अमन और रिया लोबो के साथ अस्पताल पहुंच चुके थे। रिया का चेहरा खुशी से फूला नहीं समा रहा था और वो तीनों आईसीयू की ओर बढ़ गए, जिधर डॉक्टर वर्मा को एडमिट किया गया था। लेकिन रिया की खुशी वहां कदम रखते ही काफूर हो गई। वहां पर पुलिस वालों का भी जमावड़ा लगा हुआ था, जो कि अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर आए थे। और वहीं से कुछ दूरी पर बैठी डॉक्टर वर्मा की वाइफ सिर पर हाथ रखे रो रही थी। उन्हें देखकर रिया और अमन का चेहरा सफेद हो गया और दोनों भागकर उनके पास पहुंचे और रिया ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हो जब अंकल को होश आ चुका है? उसकी बात सुनने के बाद भी मिसेज वर्मा का सिसकना जारी रहा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने उनसे दोबारा पूछा तो उसके पीछे से एक आवाज आई, मैं बताता हूँ। रिया और अमन उस आवाज को सुनकर पलटे तो देखा कि करणवीर वहां खड़ा हुआ था। जब अमन ने करणवीर को वहां खड़ा देखा तो वो मन ही मन बोला, ये गया नहीं, अजीब जिद्दी आदमी है। करणवीर की आवाज सुनकर रिया उसकी ओर बढ़ी और बोली, क्या हुआ? उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों छिपी हुई थी। डॉक्टर वर्मा को होश भले ही आ गया हो, लेकिन वो अपने सेंस में नहीं है। डॉक्टर वर्मा के बारे में जानकारी देते हुए करणवीर के चेहरे पर भी एक निराशा छाई हुई थी। मतलब? रिया ने चौंकते हुए सवाल किया। उसे करणवीर की बात ही नहीं समझ में आई थी। मतलब ये कि डॉक्टर वर्मा की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनकी याददाश्त जा चुकी है। करणवीर ने रिया को डॉक्टर वर्मा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा। डॉक्टर वर्मा के याददाश्त जाने के बारे में जानकर पिछले कई दिनों से झटके पर झटका खा रही रिया को एक और झटका लग गया। उसने समझा था कि डॉक्टर वर्मा के ठीक होने से फिर से उसका प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ उसके सारे अरमानों पर एक झटके में पानी फिर चुका था और वो धम्म से वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो वहां से चुपचाप उठी और अपनी कार की ओर बढ़ गई। उसके पीछे पीछे अमन और लोबो भी चल पड़े। आकर वो बिना कुछ बोले कार में बैठ गई और अमन को भी बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर अमन और लोबो दोनों कार में बैठने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने लोबो को रुकने का इशारा करते हुए कहा, लोबो आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहो। अमन आप अंदर आ जाओ। उसका इशारा पाने के बाद अमन आकर उसके बगल में बैठ गया और शीशे को चढ़ाने के बाद उससे सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ मैम? वो रिया की ऐसी हालत देखकर एकदम से घबरा गया था। कुछ नहीं, घर चलो, कल हमें राजस्थान वाले प्रोजेक्ट पर रिव्यू देना है। अब वही एकमात्र प्रोजेक्ट है जो माइंड ट्री कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकता है। इतना कहकर उसने अपना सिर कार की सीट के पीछे टिका लिया। उसके बाद खत्म करने के बाद अमन ने कार का शीशा खोला और लोबो को अंदर आने का इशारा किया। अमन का इशारा पाकर लोबो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तीनों वहां से निकल गए। करणवीर आईसीयू में खड़ा वहीं खिड़की से रिया को जाते हुए देख रहा था। रिया को ऐसे जाते देख वो समझ गया कि अब इस प्रोजेक्ट को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता और उसने अपने सेक्रेटरी रजत की ओर देखते हुए कहा, रिया माथुर के नाम एक लीगल नोटिस काटकर भिजवा दो। जितना जल्दी हो सके पैसे उससे वापस लाने की कोशिश करो। कहते हुए वो भी अपनी कार की तरफ निकला और रजत उसके पीछे पीछे चला आया। कार में बैठते हुए करणवीर ने न जाने क्या सोचकर रजत की ओर देखते हुए कहा, सुनो रजत, 1 मिनट। जी सर। उसके बुलाने पर रजत कार की खिड़की के पास अपना सिर झुकाते हुए बोला, पहले ना नोटिस मत भेजो,
पहले अमन से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लो कि ये आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। उसका जवाब आने के बाद सोचते हैं कि क्या करना है। करणवीर ने रजत को देखते हुए जवाब दिया और कार स्टार्ट करने लगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें, रजत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और फिर करणवीर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। रिया, अमन और लोबो रिया के बंगले पर पहुंच चुके थे। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिया से क्या कहे, इसलिए उसने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। रिया कार से उतरी और अमन की ओर देखते हुए बोली, अमन, अब आप घर जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं आपसे। कहकर वो बंगले के अंदर चली गई और उसके जाने के बाद लोबो भी स्टाफ क्वार्टर की ओर चला गया। उनके जाने के बाद अमन भी बाहर निकला और अपनी कार लेकर अपने घर की ओर चला गया। रिया आकर सीधे पेट के बल अपने बिस्तर पर गिरी और उसकी आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस डॉक्टर वर्मा के भरोसे उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, उनकी सेंस का जाना उसे बहुत ज्यादा पीड़ादायक लग रहा था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसने बहुत ही ज्यादा कर्ज ले लिया था और इसी वजह से उसे कंपनी के दिवालिया होने का डर भी सता रहा था। अब उसे केवल राजस्थान वाला प्रोजेक्ट ही बचा सकता था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके स्वयं के दादा जगत प्रसाद माथुर उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनने जा रहे थे। वो यही सब सोच रही थी कि उसकी नजर सामने दीवार पर लगी अपने भाई और पिता की तस्वीर पर चली गई और वो उसे देखते हुए बोली, आप देख रहे हैं कि मुझे कैसे अकेले हर चीज से लड़ना पड़ रहा है। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? खुद तो गए ही, साथ में मेरे सारे सहारे लेकर चले गए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और उधर दरवाजे पर खड़े जगत प्रसाद माथुर ने जब ये सुना तो उनकी भी आंखें बरबस भर आई थी और उनके कोरों से आंसू लुढ़कते हुए गालों पर बह गए। उनका चेहरा एक तरह से आत्मग्लानि से भरा हुआ दिख रहा था। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़े रहे और फिर वहां से अपने कमरे की ओर चले गए। शक्तिमौली और देवयानी दोनों ने पूरे मंगल ग्रह का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी प्राणी का नामो निशान नहीं मिला था और वो दोनों थक कर वहीं बने एक टीले के ऊपर बैठ गए और देवयानी ने शक्तिमौली की ओर देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है युवराज, इस ग्रह पर पारद के होने की संभावना क्या बची हुई है? नहीं, अगर होता तो अवश्य ही हमें आदित्य के टीके द्वारा आगाह किया जाता। उसने राज्य रक्षक आदित्य के टीके यानी गले में पहने पत्थर को देखते हुए कहा, तो फिर क्या अब अगले पड़ाव की ओर चला जाए? देवयानी ने युवराज शक्तिमौली से सवाल करते हुए पूछा। हाँ, हमारे पास वैसे भी समय का काफी अभाव है, युवराज शक्तिमौली ने देवयानी को देखते हुए जवाब दिया। कुल गुरु की कृपा और कुल देवता के आशीर्वाद से हमें उम्मीद है कि हम लोग राज्य रक्षक को तय समय में इंद्रनगर लेकर पहुंच जाएंगे। कहते हुए देवयानी ने अंतर्मन से अपने विमान का ध्यान किया और वो उनके सामने उपस्थित था। दोनों उस पर सवार हो गए और अपने अगले पड़ाव पृथ्वी की ओर निकल पड़े। वो इस बात से अनजान थे कि पृथ्वी पर राज्य रक्षक को ढूंढने जाने के लिए वो अकेले नहीं थे, बल्कि असुराग का बेटा अधूता भी अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए निकल चुका था। इधर देवयानी का विमान मंगल ग्रह के सीमा से निकलकर पृथ्वी की ओर निकल रहा था। दूसरी तरफ असुराग का विमान देवयानी आकाशगंगा से निकलकर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। सिद्धार्थ अपने खेतों में अगली फसल की बुआई के लिए घास निकालने का काम कर रहा था और उसके साथ महेश और निर्मला भी थे और गुल्लू उनसे थोड़ी दूर पर एक झाड़ी की छांव में बैठा हुआ था। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ता जा रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि महेश का चेहरा लाल होता जा रहा है और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही है। सिद्धार्थ उनकी हालत देखकर समझ गया कि हो न हो उसके पिताजी को कोई समस्या तो जरूर हो गई है और इसलिए वो उनकी ओर देखते हुए बोला, पिताजी, आप माँ को साथ लेकर घर जाओ, मैं बाकी का काम खत्म करके आता हूँ। लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है बेटा, अकेले कैसे कर पाओगे? महेश ने खेतों की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई बात नहीं है, मैं इसे कर लूंगा, आप जाओ। कहते हुए सिद्धार्थ ने महेश के हाथों से खुरपी ले ली। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा मेहनत मत करना कि तबीयत खराब हो जाए। कहते हुए महेश जमीन पर हाथ लगाकर उठा।
उसे ऐसे उठते देख सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत खराब है क्या? उससे अपने पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही थी। हाँ खराब है, कब से कह रहे हैं कि जाकर कहीं डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन यह है कि बस टालते जा रहे हैं। निर्मला व्यथित होते हुए महेश की ओर देखते हुए बोली। क्या हुआ है पिताजी? सिद्धार्थ ने फिर से महेश से सवाल करते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ भाई, हमें बस इनका हमसे लड़ने का मन कर रहा है, महेश ने बात टालते हुए कहा और फिर वहां से उठा और घर की ओर चल पड़ा। उसे जाता देख निर्मला भी उठी और महेश के पीछे पीछे चल पड़ी। सिद्धार्थ उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। उनके जाने के बाद उसने गुल्लू को आवाज दी, जो कि वहीं से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के नीचे छांव में लेटा हुआ था। गुल्लू! उसकी आवाज सुनकर गुल्लू उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? उसके डांटने का अंदाज निराला था। खेत की घास निकालने में मदद करो, इतने दिनों से मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो। सिद्धार्थ उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोला। फालतू बकवास तो करो ना, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। गुल्लू गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ से बोला। अरे आप तो नाराज हो गए, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। कहते हुए सिद्धार्थ मेड़ की ओर बढ़ा। वो मेड़ के ऊपर बैठने जा ही रहा था कि उसकी नजर खेतों की तलहटी से बहती हुई नदी के किनारे पर पड़ी, जहां पर कोई आदमी झोपड़ियों के बीच छुपा बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ते चले गए थे। आखिर कौन छुपा था नदी के पास झोपड़ियों में? क्या सिद्धार्थ के ऊपर आ चुकी है कोई नई मुसीबत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।